नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे खास मेहमान हैं राजस्थान की रहने वाली आशा सिंह देवासी जी। राजस्थान अपनी कला, संस्कृति और खूबसूरती के लिए फेमस है। पूरी दुनिया में के पर्यटक वहां घूमने के लिए जाते हैं हर मौसम में। आशा जी राजस्थान से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। उसके बाद मुंबई, गोवा और तमाम शहरों में उन्होंने अपने काम किए। अपना उनका बिजनेस है, वो राजनीति में है, समाज सेवा में है, फिल्मों में भी हैं। तो एक साथ इतने सारे उन्होंने काम किए और अभी भी वो कर रही हैं। मुझे लगता है कि वो सारे जो कैरियर हैं वो खुद कर लेना चाहती हैं, किसी के लिए कोई दूसरा कैरियर छोड़ना नहीं चाहती। तो ऐसी आज बात नहीं है। हाँ, आज हम आशा जी से लंबी बात करेंगे कि वो क्या करना चाह रही हैं, कैसे आगे अपने कैरियर को बढ़ा रही हैं। जी आशा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका राजस्थान से जब जीवन शुरू हुआ तो कैसे फिल्मों जी तक पहुंचा, समाज सेवा तक कैसे पहुंचा? जी ऐसा था कि हम फिल्में देखते थे घर में। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। हम्म। फिल्में देखते थे तो वो चोरी छुप पापा ये करते थे, मतलब वही फिल्में देख रहे हैं। या एक पर्दा भी था कुछ तरीके का ना। एक हम्म। पर्दा था, जैसे कि मान लीजिए कोई माहवारी के ऐड के स्टेफ्री फ्री ये वो ऐड आते थे, तो हम पापा के साथ में अगर श्री कृष्णा धारावाहिक भी देख रहे हैं ना फुल फैमिली के साथ में, तो हम उठ हम्म। के चले हम्म। जाते थे। हम्म। अब ये समझ में नहीं आता था कि क्या है, लेकिन कुछ तो ऐसा है, तो हम्म। समथिंग लगता था कि थोड़ा एक परिवार नियोजन के कुछ ऐड आते थे तो शर्मा के हम लोग उठ के चले जाते थे कि है क्या है। थोड़ा हम्म। थोड़ा तो था, हम्म। लेकिन पूरा हम्म। विजन क्लियर नहीं था। हम्म। तो ये सुना था मम्मी से, इनसे कि ये गलत है, ये है वो है। सीरियल देखते थे। सीरियल में लड़की कोई स्मोक कर रही है, कोई ड्रिंक कर रही है, डीडी वन के धारावाहिकों में उस समय हम्म। कहीं कहीं कभी कभार एक देखने को मिलता था। हम्म। तो उसमें यही यही सुनने को मिलता था कि फिल्म लाइन तो गलत है, सही नहीं है। और हम इसे ये सोचते थे कि लड़कियां ड्रिंक कैसे कर लेती है यार, हम्म। मतलब हम्म। हमारे यहाँ तो अगर आदमी भी ड्रिंक करके आए, लड़का भी ड्रिंक करके आए, उसके रिश्ते नहीं होते। हम्म। पत्नियां छोड़ के भाग जाती है, मतलब सबसे खराब इंसान है अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो। हम्म। तो ये आता था कि यार फिल्म इंडस्ट्री इतनी ओपन है, ऐसे हम्म। कपड़े पहन सकते हैं। हम्म। हमारे यहाँ तो सलवार सूट पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं। हम्म। लड़कियां मोस्टली अब तो पहनने लगी हैं, क्योंकि समय के साथ में परिवर्तन हुआ है। हम्म। लेकिन पहले ये था कि सलवार सूट पहनते वो ठीक नहीं हो सकते, मतलब लड़कियां सलवार सूट पहनती है वही ठीक हो सकती है, जीन्स और वेस्टर्न आउटफिट वाले ठीक नहीं होते। तो ये पर्दा था, इसे जानने की एक उत्सुकता थी कि हम्म। आखिर वो दुनिया होती कैसी है। हम्म। फिल्मों में जो देखते थे, अभी घर वालों से यही सुनने को मिलता था कि ये असली इंसान नहीं है, हम्म। मतलब एक रोबोट टाइप से है और इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं। हम्म। तो हम जब उनका उन्हीं एक्टर लोगों का मैं अखबार जब पढ़ती थी, तो उनका इंटरव्यू देखती थी, मैं हम्म। सोचती थी फिर ये घर वाले तो ये बोलते हैं, लेकिन हम्म। ये तो जीते जागते इंसान लगते हैं। तो हम्म। धीरे धीरे थोड़ा समझ आने लगा। हम्म। और ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगी, हम्म। लेकिन जानने की जरूर उत्सुकता थी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया, हम जयपुर आए। हम्म। जयपुर आने के बाद में हमारी किसी से मुलाकात हुई, वो हम्म। फिल्मों में थे। तो वहां जाके हमने जाके देखा, एक बार फर्स्ट टाइम मुंबई गए, उनका काम संभालने का हमको जॉब मिला था कि भाई आपको इनका काम देखना है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का देखना है, ये देखना है। तो हम गए थे, बड़े बड़े स्टार लोगों से मिले, मीटिंगें देखी और बॉम्बे की लाइफ को थोड़ा जाना। फिर ठीक है, ये तब तक ये नहीं था कि हम फिल्मों में जाएंगे, लेकिन एक जरिया बनता है हर किसी का। ऐसे एक दोस्ती हुई, एक लड़की हमारी दोस्त बनी, वो हम्म। बहुत सारे धारावाहिकों में काम कर चुकी थी। फिर हमने उनके कहने से ऑडिशन देना स्टार्ट किया, तो ऐसे ही शुरुआत हो गई बाया बाया। हम्म। तो राजस्थान के जीवन और मुंबई के जीवन में तो जमीन आसमान का अंतर है। खास तौर पे जी राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। शिक्षा जी के मामले जी में भी वहाँ लड़कियों को बहुत पढ़ने लिखने का मौका कम ही मिलता है। तो जी एक जी तो अच्छा, उसमें भी आपका अपना जो देवासी समाज है, जी ये क्या कैसे ये रूढ़िवादिताओं को तोड़ते हुए आज वहाँ की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं? जी देखिए, ऐसा था कि पूरे राजस्थान में तो खैर नहीं कह सकते, हम्म। लेकिन हाँ ये कुछ समाजों में था।
और वो समाजों में इस वजह से था, जैसे कि मान लीजिए मैं मेरे समाज की बात करूं तो हमारा जो मेन है व्यवसाय जो है पशुपालन का था। ऊंट रखते हैं, भेड़ बकरियां रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि चारा जैसे नहीं रहा, सूखा पड़ गया राजस्थान में, उस समय पे खेती बाड़ी नहीं है, तो ये लोग अपने 150-150, 200-200, 500-500 ऊँटों के साथ में निकल जाते हैं दूसरे प्रदेशों में। मध्य प्रदेश चले जाएंगे, गुजरात चले जाते हैं, और जहाँ पे भी इन्हें लगता है कुछ दिन के डेरा डाल देते हैं, वहीं पे दूध बेचते हैं। तो एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन की वजह से फिर शादियां जल्दी कर देते थे। ये थे भाई लड़की है, कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ जा, चलो ठीक है जल्दी शादी कर दी, तो जल्दी शादियां हो जाती थी, इस वजह से एजुकेशन नहीं थी। अब लेकिन धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हुआ है। अब वैसी बात नहीं है कि बच्चों को पढ़ा भी रहे, बाल विवाह भी कम हुए। तो एजुकेशन नहीं होगी जब तक तो यही होगा ना। और लड़कियों को फिर मेन वो जमाना भी ऐसा ही था, लड़कियों को यही सोचते थे भाई दूसरे घर की अमानत है, पराए घर की, इसको तो पराए घर जाना है, क्या कराएंगे पढ़ा लिखा, लड़के को पढ़ाएंगे ताकि नौकरी लगेगा, लड़की को तो जाके वही रोटी सेकनी है और सेवा करनी है घर वालों की, ससुराल वालों की। तो ये एक थिंकिंग थी लोगों की। अब धीरे धीरे करके वो चेंज हुई है कि चाहे लड़की दूसरे घर में जाएगी, वो घर में ही रहेगी, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ा? जी, करना तो बहुत कुछ पड़ा था। जो अक्सर एक छोटे कस्बों से जो आती हैं लड़कियां, उनको, और ऐसे सोसाइटी से आती है, तो उनको बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब लड़की या शादीशुदा हो या शादी के बाद में वो शादी से पहले वो जाना चाहती है, बैचलर का तो बहुत ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बैचलर लड़की को कहीं पे जाना ना। तो घर से वो निकल ही नहीं सकती है। और फिर आसपास, हमारे आसपास जो भी जितने भी लोग रहते हैं ना, हम जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वैसी लोगों की थिंकिंग हो जाती है। चाहे वहाँ पढ़े लिखे लोग भी होंगे ना, उनकी भी यही सोच हो जाती है, क्या करेंगी लड़कियां बाहर जाके, अरे वहाँ इंटरव्यू देने जाएंगी, अकेली जाएंगी। बहुत सारी मेंटेलिटी एक पाल के रखते हैं वो लोग। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था। बहुत सारी बातें बनाते थे लोग कि भाई दूसरी जगह गई है, जयपुर गई है, बॉम्बे रह रही है, वो तो फिल्म इंडस्ट्री है, या जयपुर में है तो किसी से शादी कर लेगी, आपके परिवार की नाक कट जाएगी। आस पड़ोस के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बातें बनाते हैं। इवन आपके दूर दूर के रिश्तेदार भी ऐसी सोच आपके घर वालों के दिमाग में डालते हैं कि लड़की जाते तो लड़की को मतलब कोई आजादी है ही नहीं अपने हिसाब से जीने की। ऐसा मैंने भी फेस किया, देखा। नाक कटाई लेगी। हाँ, नाक कटा देगी, मतलब वो नाक पता नहीं कितनी लंबी है, कहाँ तक है, ये नहीं समझ में आता। लड़के नाक नहीं कटाते, लड़कियां नाक कटा दे। लड़का चाहे कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उसको सब आजादियां है। लड़कियों को बस बंधन है, यहाँ भी और ससुराल में भी। ससुराल में भी बहुत सारी जगहों पे आज ऐसा देखने को मिलता है, जो एजुकेटेड है वाइफें, उनको लोग घरों में बैठाना चाहते हैं, कुछ काम नहीं कराना चाहते। तो ऐसा सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मैंने उन्हीं लोगों की सोच को बदला, ये मैंने ठान लिया था। क्योंकि मैं बचपन में ना मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी डेथ हो गई थी सन 2000 में। तो इस वजह से मेरी भी एक जो चाइल्ड मैरिज हुई, वो लोगों के कहने से, समाज के दबाव से, उनसे भाई कौना नहीं करेंगे, शादी कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने भी अपनी एजुकेशन छोड़ी। उस समय मैं 7th क्लास में थी जब मेरी शादी हुई थी। और ये बोला गया था कि बाद में पढ़ा लेंगे, ससुराल वालों ने ये बोला था। लेकिन बाद में वो लोग उत्तर प्रदेश से थे, तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम तो स्कूल नहीं जाने देंगे, हमें इतनी एजुकेशन नहीं चाहिए, चिट्ठी वांचने लायक हो गई, बस इतना बहुत है। अरे कौन सी चिट्ठियां पढ़वाने लायक वो कराना चाहते थे। तो फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो बहुत गलत है। मतलब शादी करना, इसका मतलब एक तो उनके अकॉर्डिंग रहो सब तरीके से, और अपने सपने, अपनी एजुकेशन सबको छोड़ दो। मतलब अगर पति ने कहा, ससुराल वालों ने कहा, वही बातें मानो। क्योंकि मेरे पापा का एक सपना था, मेरे पापा चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं, पुलिस में भर्ती हूँ, और अच्छा, जितना वो कहते थे, जितना बेटा तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ लो, मैं समाज की किसी की बातें नहीं मानूंगा, और तुम्हें मतलब कुछ बन के दिखाना, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हें कॉलेज करना, क्या करना, मैं कराऊंगा। तो मेरा ये सपना अधूरा रह गया। पापा की डेथ के बाद में लोगों का जब प्रेशर रहा, तो शादी भी हो गई, एजुकेशन भी छूट गई। और उस समय मेरे पापा अखबार पढ़ते थे, तो मैं पापा के साथ साथ अखबार पढ़ती थी सुबह के टाइम पे। हमारा 1-1.5 घंटे का टाइम होता, चाय पीते पीते मेरे को भी अखबार पढ़ना होता था। मम्मी बोलती थी क्या करेगी अखबार पढ़ के, काम कर लो घर का, ये वो है। मैं सारी न्यूज़ें पढ़ती थी। तो किरण बेदी के बारे में पापा जी बहुत बताते थे मुझे। तो किरण बेदी जी को मैंने जब पढ़ा, उनकी मैंने स्टोरियां देखी कि वो किस तरीके से हमारे देश की भारतीय महिला IPS बनी, तो मुझे बड़ा एक मोटिवेशन मिला उनसे। तो मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ। जब इतने छोटे से गांव से उनको क्या क्या दिक्कतें आई, साइकिल से इतना दूर वो पढ़ने जाती थी, तो मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। और इस दौरान एक इनका एक शो आता था, धारावाहिक DD1 पर, महिलाओं के ऊपर कुछ था, मतलब अपराधों के ऊपर, या महिलाओं की जो भी थी घरेलू हिंसा, उसके ऊपर था। तो वहां से मैंने लड़ना भी सीखा।
वो मेरे माइंड में था। तो इस बीच शादी भी हो गई, फिर बाद में जो भी था मैंने किया, अपने जयपुर आई और जयपुर आके अपने सपनों को पूरा करने में कोशिश की। आगे एजुकेशन भी की मैंने, कंप्यूटर कोर्स भी किया, पढ़ाई भी करी, जॉब भी करी, और उसके बाद में आज बस यही है जीवन। तो एक संघर्ष ये चलते रहेगा, संघर्ष तो जीवन भर है। लेकिन आज आप अपनी समाज सेवा के जरिए दूसरे तमाम लोगों को आगे ला रही हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं? जी, जैसे देखिए, मुझे जैसे वक्त मिलता है, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर मेरे घर की भी जिम्मेदारी है और मेरा परिवार भी है, मेरा समाज भी है, मेरे खुद के काम भी हैं, बिजनेस हैं, उनको भी मैं देखती हूँ। और जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं अपने लेखन के माध्यम से भी ये अपनी बात दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने भी पढ़ने से, सिर्फ किरण बेदी जी को पढ़ने से भी मेरे माइंड में आया कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए कुछ तो करना है और मुझे भी अच्छा करना है। तो अब जब मेरे में बदलाव आ गया, तो मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां समाज में, अदर समाज में, हमारे समाज में, सब जगह पे है देश में अगर देखा जाए तो हर कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाती। वो अपनी एजुकेशन छोड़ देगी या समाज के हिसाब से वो बदल देगी। तो मैंने कहा यार, लड़की के ऊपर ही हावी क्यों है ये समाज, ये सोचे कि शादी कर दो, कि नाक कटवा लेगी। तो इन सब चीजों को मैं सोच को चेंज करूंगी। तो मैंने बीड़ा उठाया समाज सेवा करने का, एनजीओ के माध्यम से मैं जुड़ी, बेटी बचाओ के लिए काम किया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया के लिए मैंने काम किया। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे मेरे समाज में भी काम करना चाहिए। तो मैं समाज के लोगों से जुड़ी। पहले तो ऐसा था कि फेसबुक आईडी भी बना रखी थी, तो अपना सरनेम नहीं लगाना, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि आज भी महिलाओं में ऐसा है। मैं, पता है आपको, महिलाओं को तब तक मैं आजाद नहीं समझ सकती वैसे सही मायने में, कि अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो नंबर तक शेयर नहीं कर सकते, कुछ गलत लोगों की वजह से। आज भी हम लोग नंबर नहीं शेयर कर सकते, नाम भी अपना सरनेम नहीं लगाया था मैंने, कि ये सोचेंगे कि लड़की का कहीं वो चल रहा होगा, अच्छा सोशल मीडिया पर है, ये है वो है। तो मैं फेसबुक वगैरह भी बनाती थी, तो लोगों से नहीं जुड़ती थी, अपने समाज के लोगों से नहीं, अपने फील्ड में था, फिल्म इंडस्ट्री में था। जब लोगों को मालूम हुआ कि मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ और मेरा सरनेम देवासी है, कहीं अखबार में पढ़ा, तो समाज मुझसे खुद जुड़ना चाहा। जिस समाज से मैं थोड़ा सा अलग हो गई थी, कि मैं पहले एक नाम करूंगी, अच्छे अच्छे काम करूं, उसके बाद समाज में कुछ अच्छे काम करूं। क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं हूँ, शुरुआत है, अभी से मैंने किया तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और मुझे लोग कर देंगे ये लोग, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने पहले अपना इंडस्ट्री में काम किया और औरों के लिए काम किया, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जागृति लाई, बेटी बचाने के लिए काम किया। तब समाज को मालूम चला कि भाई यहाँ हमारे समाज में ऐसे ऐसे आशा सिंह देवासी है, जिनको इतने लोगों ने सम्मानित कर दिया है और इतना वो काम कर रही हैं। तो फिर जुड़ना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा ठीक है। उन लोगों ने फिर सराहा मेरे काम को कि मैडम आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आइए, आपसे समाज की लड़कियों का एक उत्थान होगा, एक प्रोत्साहन उन्हें मिलेगा, तो आप आइए। तो मैं समय निकाल निकाल के जाने लगी, समझाने लगी, एजुकेशन के लिए समझाने लगी, बाल विवाहों के लिए समझाने लगी। तो अब बदलाव आ रहा है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे समाज में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं और संस्थाएं बना बना के वो लोग कोशिश करते हैं अपने लोकल में, फिर मुझे बुलाते हैं प्रोग्राम में। तो मेरे को एक मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं, ताकि महिलाओं में, बच्चियों में मोटिवेशन आए। तो आ रहा है अभी, बहुत है जो राजनीति में भी आ रही हैं, अच्छी अच्छी जॉब पर भी जा रही हैं, बाल विवाह भी कम हो रहे हैं। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ। राजनीति में आप कैसे आई? राजनीति से तो मेरा कभी वास्ता नहीं था, वैसे तो सोचा ही नहीं था राजनीति का। तो लेकिन जैसे जैसे आप समाज सेवा करते हैं, आपसे किसी को उम्मीद होती है समाज को कि आप उनके समाज में बदलाव ला सकती हैं, आप उनके समाज में की महिलाओं में चेतना जगा सकती है। तो मुझे सभी भाई कहते हैं कि आपको दीदी राजनीति में आना चाहिए, आपको कई सालों से कह रहे थे, कई सालों से, दीदी आपको राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे से तो ये राजनीति होगी नहीं। राजनीति के बारे में जो मोस्टली लोगों की थिंकिंग है कि डर्टी पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो ना, तो मैं डबल गेम खेलने वालों में से हूँ, मेरा ये जो दिल में है, जो करना है वो सच के साथ में करना है। तो मैंने कहा पता नहीं राजनीति के बारे में इतना कुछ सुना है, देखा तो है नहीं करीब से अपने किसको। और मेरी जब मैं जयपुर आई थी, तो मेरी जो राजस्थान की वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री पूर्व हैं, उनसे मेरे को एक अटैचमेंट एक हुआ था, उनके बारे में जान के, उनके बारे में पढ़ के। तो मेरे एक फेवरेट लगती थी, जहां भी इनका होर्डिंग देखती थी मैं सोचती थी यार, मतलब एक महिला होने के नाते वो भी
कहाँ ग्वालियर से और राजस्थान में आके शादी होकर और कहाँ से महारानी का वो छोड़ छाड़ के और कितनी समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो एक महिला जब राजस्थान को चला सकती है, उनका इतना प्रभाव हो सकता है, इतने अच्छे काम वो कर सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं पूरे राजस्थान में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं एक था कि मेरा एक आइडियल मैडम भी रही वसुंधरा जी, तो मैंने उनको देखा था कि तब तक राजनीति का ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि उनसे मेरे को एक सशक्तिकरण की एक मिसाल मिलती, ठीक है। अकेली महिला होने के नाते कुछ भी करना चाहे तो महिला कर सकती है, अगर वो ठान ले तो, अगर उसमें वो जुनून हो तो वो कर सकती है। तो समाज के भाई लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, मैंने कहा देखते हैं भैया, सोचते हैं। धीरे धीरे करके मुझे राजनीतिक नेता वो कहने ही लग गए, और फिर आखिरकार समाज के बड़े बुजुर्गों से मिली जो ऑलरेडी राजनीति में है। जब मैं मंच पे जाती, मंच साझा करती, तो सबका यही कहना था कि आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर इस माध्यम से किसी का भला कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो मैं समाज के लिए राजनीति में आने का मैंने सोचा। मैंने कहा ठीक है, अगर, क्योंकि क्या होता है, एक आपका ना एक पद होता है, एक पद की गरिमा होती है, पद की, जब आप किसी ओहदे पे पहुंचते हैं तो आपकी बात में भी दम होता है, लोग आपकी बात को सुनते हैं, लोग आपकी बात को मानते हैं, आप किसी के काम करा सकते हैं उससे ना। आम लोगों की ज्यादातर लोग नहीं सुनते हैं, या कोई अधिकारी हो या कुछ में भी हो, मतलब आप चप्पल घिसते रहेंगे, फोन करो, फोन आज मैडम नहीं है, आज सर नहीं है, इतने टाइम पे आना, कल आना, परसों आना, मिलते नहीं है, बात नहीं सुनते हैं। तो अपनी आवाज और अपने उसको एक दम डालने के लिए, एक वजन डालने के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा कि मैं इसके माध्यम से मैं कुछ भला कर सकती हूँ। मेरी भी जानकारी, जब मैं राजनीति में जाऊंगी तो आपको भी पता है, जिस सरकार में होंगे मंत्री तो भी आपका टच होगा, एमएलए से भी होगा, एमपी से भी होगा, तो आप उनसे कुछ भी काम आप करा सकते हो अपने समाज के हित के लिए, किसी भी अपने जिस एरिया में आप रहते हैं, तो उनके हितों के लिए, समाज कार्यों के लिए आप काम कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप ये काम करिए। मतलब जो सशक्त और मजबूत महिलाएं रही, वो आपको हमेशा प्रभावित करती रही हैं। जी बिल्कुल, चाहे किरण बेदी रही हूँ या वसुंधरा राजे। जी बिल्कुल। अच्छा, आप बम्बई से भी जुड़ी रही, गोवा से भी जुड़ी रही। आजकल एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है कि फिल्मी दुनिया और नशे के बीच, मतलब एक ऐसा प्रोपोगंडा कह लीजिए, या जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि कलाकारों में नशे की बहुत आदत है। पिछले सुशांत की आत्महत्या के बाद में ये एक एपिसोड चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या अंदरूनी हालात क्या हैं? ऐसे ही हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है? नहीं जी, इस बात में सच्चाई है। लेकिन आमतौर पे छोटे मोटे कलाकार बेचारे, हर कोई नहीं कर सकता। देखो, हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, तो हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उसमें नहीं समेट सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी करती है, लेकिन कुछ हद तक लोग हैं ऐसे जो करते हैं। एक बेचारे मध्यम वर्गीय होते हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, छोटा मोटा उनको कैरेक्टर, एक रोल मिल रहा है, वो अपनी कैसे घर गृहस्थी चला रहे हैं, कैसे वो सर्वाइव करें, वो नशे के लिए कहाँ से सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। ये वो सोच सकते हैं, अनाप शनाप पैसा है, 10, 5 करोड़, 15 करोड़ फिल्मों का ले रहे हैं, कोई गिनती नहीं है पैसे की, तो हो सकता है उनको वो शौक लग जाते हैं। और ऐसा चीज है कि आज किसी को लगा, आप दूसरा कोई बैठा है उसके साथ में, नशा ऐसी चीज है, ये ड्रग्स वगैरह, आपने किसी को एक बार ट्राई करने के लिए बोला, 2 बार बोला, 1-2 बार वो आपके कहने से ट्राई कर लेगा, बाद में वो धीरे धीरे उसको अच्छा लगे, वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो इस बात के लिए ये 2013 की बात है। मैंने भी ऐसा सुना था और आंखों से देखा भी कई घरों पे, जैसे कि मान लो कहीं जा रहे हैं, बैठे हैं किसी घर पे, तो अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी वो नोटिस हो जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, और ये लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को उस समय पे इलेक्शन भी चल रहे थे, कुछ 2013-14 की बात है शायद। तो आशीष शेलार जो मुंबई के अध्यक्ष है, बीजेपी से हैं, बांद्रा से विधायक भी थे शायद वो समय पे, तो मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने कईयों को देखा ऐसे थे टच में लोग, तो उनका हालत देख के वो हो जाता ना कि आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, एडिक्ट इतने भयंकर हो गए वो, तो उन्हें किसी से मतलब नहीं है, ना समाज से, न दुनिया से, न माँ बाप से, न पेरेंट्स से। अगर जाग रहे हैं तो 2-3 दिन तक जागते रहते हैं, अगर सो रहे हैं तो 2-3 दिनों तक सोते रहते हैं, मतलब आप फोन करो तो ऐसे लगता है नहीं क्या, मतलब एक वो हो जाता था। तो मैंने ऐसा देखा तो मैंने बड़ा फील हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत चीज है, इसकी बात तो मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी देखेंगे तो रूह कांप जाएगी, मैंने कहा ऐसे लोगों को। और फिर मैंने आशीष शेलार जी से शिकायत करी,
मैंने उनसे मिलना चाहा, मिलने का समय मांगा, लेकिन उनके इलेक्शन कोई चल रहे थे उस समय, वो बिजी थे। उन्होंने बोला था आप ऑफिस आना मैडम, इलेक्शन के बाद में आप बात करेंगे हम आपसे। तो मैंने उनको मैसेज वगैरह बड़ा लंबा चौड़ा किया था, सर ये तो समाज को बर्बाद कर देगा इस तरीके से खुलेआम मुंबई में हर दूसरे तीसरे घर में ये हो रहा था अच्छे लेवल पे। तो उसकी बात का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय मैंने देखा था। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। तो एक मैगजीन वैचारिक युद्ध करके एक मैगजीन है, और उसमें मेरा एक मेरे नाम से एक आर्टिकल, मतलब मुझसे लेखक ने पूछा था, तो उसमें मेरा एक उनके सजेशन एक था कि मोदी जी तक ये बात पहुंचे कि इस तरीके से हालात हैं देश के, और उसमें मुंबई के जो युवा है नशे की उसमें गिरफ्त में है, तो उन्हें आप प्लीज कोई एक्शन ले, बचाएं उन्हें। नहीं तो चलिए आप और हाँ, नशा मुक्ति एक और मैंने एक अमन फाउंडेशन जो रिहैब सेंटर चलाते हैं उनके लिए काम किया था। तो इन लोगों को मैंने जाना, जहां मुझे पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने जानने की कोशिश करी। और मैंने इवन एक क्या बोलते बहुत बड़े कहीं से ऐसे पता चला था कि कोई लेडीज है और ऐसे ड्रग्स बेचती है, तो मैंने कंप्लेंट भी करी थी, इनडायरेक्ट वे में किसी को कंप्लेंट भी करी कि इस तरीके से। बाद में थोड़े दिन बाद में वो मालूम चला था, एक मराठी वालों ने रेड डाला था, मराठी चैनल पे आया था, तो उसको अरेस्ट भी किया था। लेकिन लोग ये बोलते मैडम कुछ नहीं होगा इनका, ये थोड़े दिन अरेस्ट हो जाते हैं उसके बाद में छूट जाते हैं। तो अमन फाउंडेशन में मैंने देखा था, वहां पे लड़कियों को भी ज्यादातर रिहैब में, मतलब शादी से पहले वो ऐसी एडिक्ट हो जाती हैं, तो रिहैब में लाने में और रखने में भी दिक्कतें होती हैं। लड़की की जात को लोग घर वाले भी जल्दी से भेजना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ लड़की अगर नशे की ऐसी गिरफ्त में आती है तो बहुत बेकार जिंदगी है। मतलब आदमी लड़की कोई भी हो बराबर है, लेकिन लड़की को अगले घर भी जाना होता है, अपनी फैमिली भी देखनी है। अगर लड़की चली गई तो लड़कियों के लिए रिहैब भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब रिहैब है नहीं लड़कियों के लिए, बहुत कम है। और है तो उनके बहुत नखरे हैं, बहुत एटीट्यूड है। तो लड़कियों के लिए भी अब है, तो दुनिया में जो सच्चाई है उसे हमें मानना पड़ेगा, रिहैब सेंटर भी होने चाहिए। तो ये मेरे कंप्लेंट थी, शिकायतें थी तो, और अभी भी है जी। अच्छा, अब आप राजनीति में भी हैं, तो क्या चाहती क्या है? चुनाव लड़ना चाहती हैं, सांसद, विधायक, क्या आपका लक्ष्य है? देखिए ये तो फ्यूचर का बात है, ऐसा तो मैंने तो फिलहाल इतना तो नहीं सोचा है कि मैं फ्यूचर में कोई चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये क्या है, वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, वक्त जो चाहता है किस्मत में जो होगा वो होगा। लेकिन हाँ, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कि कोशिश करना चाहिए इंसान को ना, कभी हार नहीं माननी। अगर मैं कुछ बनी, कुछ इस लाइक बनी, अगर मैं एमएलए बनी या एमपी बनी, तो आपके मुंह में घी शक्कर। और दूसरी बात ये, बहुत अच्छा करूंगी। मेरा एक थिंकिंग है, जिस दिन मैं राजनीति में एक पद पर गई, उस दिन जो आम लोगों में जो धारणा है ना नेताओं को लेके, उसको चेंज कर दूंगी। पूरी कोशिश है मेरी कि उसको, एक आम नेता कोई भगवान नहीं होता है, या सेलिब्रिटी भी कोई भगवान नहीं होता, वो आम लोगों की वजह से बनता है। आज कोई सेलिब्रिटी है, बनते हैं आम लोगों के साथ में, कहीं जाते हैं तो फोटो खिंचाने से मना कर देते हैं, इतना एटीट्यूड उनमें आ जाता है। अरे आप बने किसकी वजह से? आपकी फिल्में कौन देखने जाता है? यही लोग जाते हैं। उनकी वजह से आज आप फरारी में घूम रहे हो, उनकी वजह से आज आप मर्सिडीज में घूम रहे। अगर वही आपको नकार देंगे तो आप कहाँ से, आपको कौन प्रोड्यूसर आपको साइन कर देगा? कौन आपको 5-5, 10-10 करोड़ एक फिल्म के दे देगा? कोई नहीं देगा, जब आपसे इनकम ही नहीं होगी। तो आप बने किसकी वजह से? आम जनता की वजह से। वैसा ही नेताओं का है, नेताओं के लिए वोट देंगे, वो हमें चाहेंगे, हम उनके लिए अच्छा काम करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो मेरा ये थिंकिंग है कि मैं सोच को बदलूंगी। नेताओं के लिए भी जो लोगों के मन में रहता है, थोड़ा राजनीति के लिए जो नजरिया है, उसको बदलने की कोशिश करूंगी कि मैं भी आप जैसी हूँ, डाउन टू अर्थ, चाहे मैं एमएलए बन जाऊं, चाहे मैं एमपी बन जाऊं। आप जा पिटाएंगे, जा खिलाएंगे, वो खा लेंगे, बैठ जाएंगे, आपके सुख दुख में आपके साथ हैं। अच्छा, आपके पिताजी चाहते थे कि आप पुलिस में जाएं, वहाँ वो हाँ चीज़ें जी, नहीं हाँ हो जी, पाई। आज आपने नहीं हो पाई जी। दूसरे रास्ते से समाज को जी, जागरूक कर रही हैं। अब आपको कैसा अनुभव हाँ हो रहा जी, हाँ है? जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलती होगी। मैं मेरे पापा की बहुत लाडली भी थी, और मेरे पापा बहुत अच्छे से मुझे रखते भी थे। उनका उनका मानना था कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए। वो समाज की बातों से परे थे। वो एक सरकारी कर्मचारी थे, तो डॉक्टरों के साथ में वो बैठते थे, और जयपुर भी आते थे। जयपुर से हमें जब भी आते थे अपने साहब ऑफिसर के साथ में, तो हमें अच्छी अच्छी ड्रेसें, जो मोहल्ले में और कोई लड़कियां नहीं पहनती थी, ऐसी ड्रेसें हमें, कभी हाई नेक, कभी पेंसिल हील के सैंडल, उस जमाने में लेके आया करते थे। तो हम डिफरेंट रहते थे, मतलब अच्छा बन के रहते। तो उनकी तो ऐसी सोच ही नहीं थी कि चाइल्ड मैरिज करेंगे या जल्दी शादी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए उनके जाने के बाद में घर में कोई एजुकेटेड था नहीं, मेरी मदर भी नहीं है,
तो उस समय से फिर सब जो ऐसा था समाज और लोगों के कहने से सब कुछ हुआ था। तो मुझे यही लगता है कि जैसे मेरे पापा होते तो कुछ बनाते, उनका ऐसा सोचना था कि भाई लड़कियां कुछ कर सकती हैं और एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो उन्होंने भी अपने आसपास परिवार में देखा था, मेरे चाचा ताऊ कोई एजुकेटेड नहीं थे, मेरे पापा भी उस समय के तो कम ही क्लास पढ़े थे, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाती थी पहले तो उनकी लगी थी। तो उन्होंने ना शिक्षा का महत्व समझा, तो मुझे समझाया उन्होंने। तो उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उनको एक लगे कि भी हाँ ठीक है, आज मैं कम से कम उनके सपनों को कुछ हद तक तो पूरा कर पाऊं। क्योंकि मेरे पापा भी समाज सेवा करते थे। पापा जब सरकारी हॉस्पिटल में थे तो क्या होता था, हमारे मोहल्ले में किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी की वोटर आईडी कार्ड बननी है, किसी का आंखों का ऑपरेशन होना है, कैंप लगना है, परिवार नियोजन की दवाइयां, एक छोटी डिस्पेंसरी थी हमारा घर एक तरीके से माना जाए तो। और क्या बोलते हैं इसमें, दवाइयां, किसी को बुखार आ गया, किसी को आंखों में कुछ हो गया, किसी को बॉडी में कुछ हो गया, मलेरिया, दुनिया भर की दवाइयां हमारे घर पे रहती थी और सबको हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मम्मी देती थी, हम दे देते, बता दी मम्मी बोलती वो गोली रखी, पापा बता देते थे वो दे देना किसी के। तो ऐसे पापा कैंप भी लगवाते थे मोहल्ले में, किसी को कोई भी दिक्कत है, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, ये करना वो करना, तो ऐसी समाज सेवाएं वो करते रहते थे। मेरे पापा को सब पूछते थे, जो बुजुर्ग लेडी थी, हीरा नाम था उनका, हीरा कहाँ है, हीरा ही बनवा सकता है हमारी आंखें, तो ऐसे उनके बच्चे नहीं सुन रहे तो हमारी, तो अच्छा लगता था पापा को ये देख के, तो ऐसे मैंने सीखा। अच्छा, कोई आगे आपका फिल्म या का प्रोजेक्ट भी है, फिल्म वगैरह का भी कोई आ रही है? हाँ, अभी फिलहाल 2 वेब सीरीज करके आई हूँ मैं, और क्या बोलते हैं, अभी करने भी जाने वाली हूँ नेक्स्ट शेड्यूल में। तो वेब सीरीज है, देखो वो आज, अभी तो शूटिंग बाकी है, उनका चल रहा है, तो जब हो जाएगा तो वेब सीरीज है, आएंगी। कुछ किताबें भी लिख रही थी आप? किताबें तो देखिए उस पे बहुत लंबा शोध है, एक बहुत टाइम है उसमें, रिसर्च चालू है, अभी लिखूंगी। अच्छा, उसके बारे में अभी रिसर्च है। मतलब हम अगली बार उन किताबों के बारे में जानेंगे। हाँ, अगली बार आप जान सकते हैं, वो लंबा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं है। अच्छा। तो चलिए, बहुत बहुत जी शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही जी समाज जी के लिए काम करती रहें। और साथियों, ये था आज की हमारी बातचीत आशा जी के साथ। आपको ऐसी ही बातों के लिए हम नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, जिससे कि ये लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हम जल्द ही फिर आपका भी बहुत मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक